नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पर साइबर ठगों की नजर। एसटीएफ का साइबर अपराध पुलिस स्टेशन हुआ मुस्तैद। ऑनलाइन धोखाधड़ी में 76 वेबसाइट ब्लॉक। दून अस्पताल में लगी समय की पाबंदी। डॉक्टर्स और कर्मचारियों की होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। पहले भी लागू की थी व्यवस्था। चारधाम यात्रा के लिए पुलिस फोर्स तैयारी में। पर्याप्त पुलिस फोर्स का किया इंतजाम। निर्धारित दरों पर मिलेगा खान पान की वस्तुएं। काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की छापेमारी। भनक पाते ही कैफे संचालक मौके से फरार। गलत कार्य कराए जाने की मिल रही थी सूचना। पुलिस ने बच्चों का संवारा भविष्य। 52 बच्चों को स्कूलों में दिलाया एडमिशन। बच्चों को दी ड्रेस, बैग, जूते, किताबें और स्टेशनरी। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम के 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सभी यात्रियों को पैदल यात्रा का अभ्यास होना जरूरी है। इसके बाद ही वे केदारनाथ धाम का 18 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के पैदल मार्ग में अलग अलग पड़ावों में लगभग 13 मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जिनमें से डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। सर्वप्रथम जो है हम सभी यात्रीगणों को हम लोग इस बात से सूचित कर रहे हैं कि एक्लिमेटाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक्लिमेटाइज अपने आप को करने के बाद ही जो 18 किलोमीटर का ट्रैक है वो करें। और हर 2 से 3 घंटे के ट्रैक के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट अवश्य लें। और इस हेतु हमने इन्फोग्राफिक्स भी बनाए रखा है। और जितने भी स्टेट्स हैं उनके हेल्थ सेक्रेटरी गणों को हमने लेटर भी लिखा है और इन एसओपी से भी हम लोगों ने अवगत कराया है। इसके अलावा जो ट्रैक रूट है केदारनाथ जी का, वहाँ पे लगभग 13 मेडिकल रिलीफ पोस्ट इस्टेब्लिश किए हैं अलग अलग पड़ावों पे। और उनमें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और जो पैरामेडिकल स्टाफ है। उत्तराखंड एसटीएफ का साइबर अपराध पुलिस स्टेशन चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तीर्थयात्रियों को ठगी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एसटीएफ के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के पुलिस उपाध्यक्ष अंकुश मिश्रा ने कहा है कि गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम के साथ मिलकर चारधाम से जुड़ी अब तक की कुल 76 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है और देश विदेश के असंख्य लोगों को ठगी से बचाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक एसटीएफ और साइबर क्राइम ब्रांच ने कुल 12 फर्जी वेबसाइट को ब्लॉक करके बंद करने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि कोई भी फर्जी हेली सेवा, वेबसाइट, मोबाइल नंबर, लिंक आदि की जानकारी किसी को मिले तो एसटीएफ उत्तराखंड के ऑफिस देहरादून से साझा जरूर करे। हमने विगत वर्ष पिछले साल भी और इस साल भी लगभग 76 वेबसाइट्स को, फेक वेबसाइट्स को अभी तक बंद कराया है। और हमने पिछले वर्ष एक मुकदमा पंजीकृत किया था जिसमें लगभग 5 लोगों को जेल भेजा था। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि पब्लिक को, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से पूरे देश भर से लोग आते हैं चारधाम में, जहाँ पे वो हेली सर्विस बुकिंग की सुविधा लेना चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसे साइबर ठग हैं जो फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए यात्रा मार्गों पर पुलिस की टीमें मुस्तैदी से खड़ी हुई है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स का इंतजाम भी किया गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अफसरों की निश्चित स्थानों पर ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। यात्रियों के लिए भी निर्धारित दरों पर खान पान की वस्तुएं उपलब्ध है और जिला प्रशासन की ओर से दर तय की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामान बेचता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हमने अलग अलग फोर्सेज लगा रखा है हर एक धाम के लिए। जैसे हमने अभी केदारनाथ धाम जी के लिए है, वहाँ पर हमारे 2 एडिशन है, 2 जो है सीओ लगे हैं। बाकी काफ़ी संख्या में हमारे द्वारा सब इंस्पेक्टर, निरीक्षक और कांस्टेबल, महिला उप निरीक्षक, इस तरह से काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस। और टोटल 4 धाम को हम देखेंगे तो लगभग 5200 कुछ कर्मचारी हमारे 4 धाम की व्यवस्था में लगे हुए। दून अस्पताल में सभी कर्मचारियों और डॉक्टर्स को अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी पड़ेगी, जहां पर यह व्यवस्था पहले भी लागू की थी लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं सकी। ये जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहां तमाम तरह की बीमारियों का इलाज होता है। अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सभी के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य है। जूनियर और सीनियर लेवल के सभी, इनके लिए बायोमेट्रिक लगाना पहले से ही कंपलसरी है, क्योंकि ये हम लोग को एनएमसी के पोर्टल पर भी इसको भेजते हैं, वो रियल टाइम में ही जाती है, उसीलिए हमें जो परमिशन मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर्स की तनख्वाह जो है वो बायोमेट्रिक के बेसिस पर ही शुरू से बनती आई है। बाकी कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ी इरेगुलर वे में वो लोग इसको फॉलो करते थे, उन्हीं के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप रेगुलर वे में इसको अपनी बायोमेट्रिक लगाइए, जिससे जो कई बार मॉनिटर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता था उसको एक सुगम बनाने के लिए ये इस तरह की एक दोबारा इसको एक ऑर्डर दिए गए हैं कि वो लोग बायोमेट्रिक से अपनी। काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की प्रभारी जीतो कंबोज ने पुलिस टीम के साथ में एसआरएस प्रक्रिया मॉल और अन्य जगह पर कैफे चलाने वालों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्यवाही में कैफे संचालक मौके से फरार हो गए। इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रभारी ने फरार कैफे संचालकों के खिलाफ न्यायालय चलाने के लिए जीतो कंबोज ने बताया है कि काशीपुर के कैफे संचालकों के खिलाफ लगातार गलत कार्य किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर आरएस मिशप्रिया मॉल और अन्य पर कार्रवाई की गई। आई थी काशीपुर, कुछ शिकायतें मिल रही थी तो एसआरएस में हमने दबिश दी थी। वहाँ तो कुछ शिकायतें आ रही थी लेकिन कुछ पाया नहीं गया, तो हमने वहाँ पे 2 चालान किए हैं, कोर्ट के चालान किए। फिर रॉयल बिल्डिंग में गए, वहाँ का एक प्रार्थना पत्र था, तो जांच तो हमने की लेकिन वो ताला लगा हुआ था, जो रेस्टोरेंट था उसमें ताला लगा हुआ था, उसका भी चालान किया है। एक नीचे ब्यूटी पार्लर के नाम से था लेकिन वो ब्यूटी पार्लर था नहीं, वहाँ भी कुछ हमें ऐसी देखने को मिला कि ये ब्यूटी पार्लर नहीं है, ना उसने सत्यापन करवा रखा था, पुलिस सत्यापन भी नहीं करवा रखा था, और उसके पास कुछ एग्रीमेंट वगैरह जो ब्यूटी पार्लर के लिए होते हैं वो भी नहीं था। तो एक चालान हमने वहाँ किया, कोर्ट के 4 चालान किए हैं 10-10 हज़ार रुपए के। अब हम यहाँ पे आए हैं, इस बिल्डिंग में आए, तो अभी यहाँ पे भी कर रहे हैं जाँच, जो पाया जाएगा। सिद्धपीठ ज्वाल्पा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर 2 पक्षों में विवाद छिड़ गया है। एक पक्ष ने मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने की मांग की है। ट्रस्ट ने ज्वाल्पा धाम में नवनिर्माण को अग्रिम आदेशों तक रोकने की मांग की है। इस आशय का एक पत्र जिलाधिकारी पौड़ी को भी प्रेषित किया गया है, जहां चंद्रभूषण ने बताया है कि न्यायालय से भी मंदिर के पुनर्निर्माण न करने की पुष्टि आदेश हुए हैं, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि एक पक्ष मंदिर का विस्तार करना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष न्यायालय के आदेश अनुसार मंदिर में किसी भी प्रकार के निर्माण कराने का विरोध कर रहा है। इस मामले में अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर भेज दिया गया है और तथ्यों की जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें एक शिकायतकर्ता के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो ज्वाल्पा देवी मंदिर है उनके विस्तार हेतु कोई व्यक्ति हैं जो कि कार्य करना चाह रहे हैं, जिसमें कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, जिसमें रेस्ट्रेन ऑर्डर है कोर्ट का कि उसमें कोई कार्य नहीं कर सकते, जिसके आधार पे हम लोगों ने एक जांच अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मौके पे हम लोग हमारे डिप्टी एसपी और तहसीलदार भी गए हैं और जांच हम लोग कर रहे हैं। तथ्यों के आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई जो
उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। जहां पर एक तरफ प्रदेश सरकार वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष वनाग्नि के मामले को लेकर लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के धधकते वनों की आग के मामले में भी कांग्रेस राजनीति पर उतर आई है और उनका ये रुख अस्वाभाविक है। सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई हैं, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे सड़क मार्ग की बात करें। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त कर दी गई हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से जो हमारे जो चार धाम यात्रा है वो उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है और प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और चार धाम यात्रा पर प्रश्न लगाने की जो बात वो कर रहे हैं, इससे प्रदेश की छवि और चार धाम यात्रा को प्रभावित करने। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जहां पर पेयजल के अलावा किसानों की फसलों की भी सिंचाई के लिए पानी नहीं है। इसी को देखते हुए सिंचाई विभाग हर संभव कदम उठा रहा है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा है कि पूरे देश में 1720 ट्यूबवेल में से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी और तेराई क्षेत्र सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। विभाग की यह कोशिश रहती है कि सभी जल स्रोतों में पानी को पूर्ण रूप से उपयोग में लिया जाए। इस समय पानी की थोड़ी दिक्कत है सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमारे इस समय 1720 ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल है। कभी कभी विद्युत दोष की या उसकी वजह से कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही ठीक कर लिए जाते हैं। उसके अलावा हमारी 382 के लगभग जो है लिफ्ट स्कीमें हैं। लिफ्ट बेसिकली पहाड़ों में है, तो वो भी हमारी फंक्शनल है उसमें। तो इसमें से जो ट्यूबवेल्स है 1720 में करीबन 308 के आसपास ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो हल्द्वानी में है, कोटद्वार में है, देहरादून। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाले उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से जनहानि से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर हो गया है। कोटद्वार के उत्तराखंड क्रांति दल ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के साथ दूसरे जनहित के मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तराखंड क्रांति दल के कोटद्वार विद्युत वितरण खंड के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जनहित से जुड़ी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो ये सड़कों पर आंदोलन करने को विवश होंगे। जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं उन पर रॉयल्टी फिक्स कर दी, क्योंकि जो नए लोग हैं उन्होंने तो रॉयल्टी दी। जो पुराने 25-30 साल से लगातार ईमानदारी से यहाँ पे विद्युत अपना बिल भर रहे हैं और यहाँ पे अपना विद्युत संयोजन कर जो है दे रहे हैं, पर अब वर्तमान में जैसे चुनाव खत्म होते हैं जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं जो 25-30 साल पुराने हैं उन पे एक और ऊपर से थोपा जा रहा है कि अब इसकी रॉयल्टी भी जमा करो। तो ये उत्तराखंड सरकार की नीतियां देख लो, ये केवल चुनाव तक सीमित है, बाकी ये यहाँ पे उत्तराखंड को। उत्तराखंड में ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत की गई है। ये ऑपरेशन 2 महीने तक चलाया जाएगा, जहां पर 2015 से 2023 तक चलाए गए इस अभियान में गुमशुदा 2486 बच्चे, 1207 महिलाएं, 918 पुरुष को बरामद किया गया। इस वर्ष चलाए गए अभियान में गुमशुदा बच्चों के साथ साथ गुमशुदा पुरुषों और महिलाओं को भी तलाश की जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 5-5 तलाशी टीम और अन्य जिलों में 1-1 तलाशी टीम नियुक्त की गई है। पौड़ी गढ़वाल में भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान के तहत पौड़ी पुलिस ने 52 बच्चों को भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास किया है। उनसे
जनपद में भिक्षावृत्ति और कचरा बीनने का काम करने वाले 52 बच्चों को पहले चिन्हित किया गया और फिर उनको परिजनों की सहमति से स्कूलों में एडमिशन दिलाकर शिक्षा दिलाने का काम किया गया है। पौड़ी के एडिशनल एसपी जया बलूनी ने बताया है कि सामाजिक संस्थानों के सहयोग से सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी वितरित की गई। द्वारा 1 माह का ये अभियान चलाया गया था। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ऑपरेशन मुक्ति का इसका उद्देश्य था बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाना और भिक्षावृत्ति और गुब्बारे बेचने जो भी कार्य करते हैं उनसे हटाकर शिक्षा की ओर लेकर जाना। ये 3 चरणों में चलाया गया था। पहले चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया था, दूसरे चरण में जागरूकता अभियान था और तीसरे चरण में बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन कराया गया था। तो पौड़ी जनपद पुलिस द्वारा 52 बच्चों का एडमिशन कराया गया है और उनको किताबें और बैग वगैरह भी दिए गए हैं और लगातार इनको जागरूक भी किया जाता है, उनका फॉलोअप भी लिया जाता है। देहरादून में आईएसबीटी के समीप एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर सर्विस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आगजनी की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति के द्वारा भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर भगवान परशुराम प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति के मुख्य संरक्षक लालचंद शर्मा ने बताया कि 10 मई को भगवान परशुराम का जन्म उत्सव बड़े जोरों शोरों के साथ मनाया जाएगा। लालचंद शर्मा ने बताया कि समिति के वार्षिक उत्सव में आयोजित भव्य राम कथा के मंच का कथा व्यास जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज कथा करेंगे। हर्ष का विषय है कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण 10 तारीख को होने जा रहा है और विशेष रूप से हम लोग धन्यवाद करते हैं मेयर साहब का कि जिन्होंने आखिरी बोर्ड प्रस्ताव के अंदर उस फुआरा चौक को जो है भगवान परशुराम चौक से अब जो जाना जाएगा उसका बोर्ड के द्वारा अनुमति दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी सहमति भी दी। इसलिए आज जो है वो नेहरू कॉलोनी का जो चौक है फुआरा चौक, अब वो परशुराम जी के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।